हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी का क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, जो कि हम अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि फ्रेंड्स ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 में क्लास 6 to 8 का ये सीडीपी का मतलब हूबहू क्वेश्चंस पेपर है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही यानी सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो जो एक शिक्षिका है वो अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो कैसे कर सकती है फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देके। ये हमने पिछले पेपर में भी हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स कि हमारी क्लास बहुभाषिक या बहुविविधता वाली हो तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा बी ऑप्शन है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ये भी सही है फ्रेंड्स। फिर विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी सही है फ्रेंड्स कि विभिन्न अधिगम शैलियों को का हम प्रयोग करके हमने अपनी क्लास को मतलब कि उसकी विविधता को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर डी ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य, ये सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हमारा ए बी और सी सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ए ऑप्शंस में ए बी सी फ्रेंड मिल रहा है हमारा आंसर। तो ये आंसर हमारा होगा फ्रेंड। अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है यदि उसे व्यक्तिक भिन्नता की पूर्ण समझ हो, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी अलग मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जिसे हम इमोशनल बोलते हैं फ्रेंड, भिन्नता व योग्यता होती है। अतः शिक्षिका को चाहिए कि व्यक्तिक भिन्नता को स्वीकार करे और उसे महत्व दे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तथा बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करें और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित व संपादित करें। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थी की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो फ्रेंड देख लेते हैं फ्रेंड, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, ऐसा नहीं है फ्रेंड। फिर बी ऑप्शन है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। सी ऑप्शन है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। डी ऑप्शन है सीख 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 ना सकने वाले भी शिक्षार्थी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होते हैं फ्रेंड्स, उनको ही हम क्या करते हैं, वो कैसे वो करते हैं एक्टिविटी, वो किसी चीज को छू के स्पर्श करके ही वो तो वो पहचान सकते हैं ना कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर वही आंसर है फ्रेंड्स, वही कहने का पूछ रहा है सेंस यहाँ पर प्रश्न में। तो इसको व्याख्या में भी देख लेते हैं कि किसी भी वस्तु को छूकर उसके आकार, रूप, प्रकार के बारे में अनुभव करने या महसूस करने की दिव्य शक्ति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। अतः छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग शिक्षिका दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए करती है। ठीक है फ्रेंड्स। और वही फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं है। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कार का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन से प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवणता पर बल देते हैं। ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। फिर डी ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड की क्रिएटिविटी यानी
जो प्रतिभाशाली टाइप के बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनको इस तरह की एक्टिविटी करा के हम उनको उसमें व्यस्त रख सकते हैं। नहीं तो वो जो हमने पिछले कुछ पेपर में जो हमने सॉल्व किया था, तो उसमें क्या गए कि प्रतिभाशाली बच्चों को अगर उनके हिसाब से अगर उनको एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व किए, या वो मतलब कि तो वो क्या होता है, क्लास में ऊब जाता है, यानी कि वो फिर अपने आप को डिमोटिवेट फील करने लगता है। तो इसलिए ये देखिए फ्रेंड्स, वहां पर भी वो क्वेश्चंस रिपीट किया, और यहाँ पर लेकिन बशर्ते पूछने का तरीका और ऑप्शंस में चेंज कर दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा कि प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे हमें ट्रीट करना है, तो ये आप तुरंत क्लिक कर लोगे आंसर को। देखिए डी ऑप्शंस है फ्रेंड्स, तो व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दें, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। अब चौथा क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारा चौथा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये देखना है हमें कि कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये 4 कथन है फ्रेंड्स, इसमें से देखना है कि जो विद्यार्थी हैं जो असफल होते हैं विद्यालय में, तो उसका क्या कारण है? ठीक है फ्रेंड? तो ए ऑप्शंस देख लेते हैं कि विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। फिर बी ऑप्शंस देख लेते हैं कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। फिर सी ऑप्शंस देख लेते हैं कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ये एकदम सही पॉइंट लग रहा है फ्रेंड्स। और डी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो हमारा सी और डी किस ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में मिल रहा है फ्रेंड, देख लीजिए। तो ये हमारा सबसे अच्छा आंसर है, और इसको हम व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। प्रत्येक बालक की अपनी विशेष प्रकार की योग्यता व क्षमता होती है, जिसके आधार पर बालक का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है तथा इसी आधार पर उनमें विशेष प्रकार की आवश्यकताओं का सृजन होता है, जो उन्हें अन्य बालकों से विशिष्टता प्रदान करती है। अतः जब विद्यालय द्वारा इस विभिन्नता को नजरअंदाज कर शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो विद्यार्थी के लिए सार्थक हो, या विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। यही कारण है फ्रेंड, जो कि बेसिकली मतलब कि जो सबसे अच्छे कारण हैं, ये चारों ऑप्शंस में यही है। जो शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड पांचवा क्वेश्चंस। फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि हम बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई है और हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 14 डेज बचे हुए हैं। तो फ्रेंड हमको 14 डेज में विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ साथ हमें समझना भी है और उसको प्रैक्टिस में भी लाना है, ताकि और फ्रेंड्स जितना हो सकेगा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये 20 अगस्त के बाद पेपर होने के बाद फिर मैं अपना बैच स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज़ आप लोग को मतलब कि डिटेल में बताऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा फिर। ओके फ्रेंड, आइए फिर देख लेते हैं फ्रेंड कि 5वां क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ाते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन मतलब क्या सत्य है? तो सम ए ऑप्शन है, यानी क्या क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, पहले एक बार और पढ़ लेते हैं कि 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। यानी कोई 2 विद्यार्थी है या बालक है, वो एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, एक ही प्रश्न को मान लीजिए पढ़ते हैं, फिर भी इसके क्या है, बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उन दोनों उस प्रश्न एक ही है, लेकिन उसको पढ़ने का वो दोनों भिन्न अर्थ लगाते हैं। तो उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये ढूंढना है फ्रेंड्स। तो संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए।
सी ऑप्शन क्या कहता है, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। डी ऑप्शंस क्या है फ्रेंड, कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति का अधिगम होता है वो विविध कारण विभिन्न विधियों से विभिन्न विधियों से प्रभावित होती है। तो सही बात है फ्रेंड, इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं यहाँ फ्रेंड हम। तो हमारा डी ऑप्शन सबसे सही है। तो जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान यानी कि जो उसका पिछला ज्ञान होता है फ्रेंड, या पूर्व ज्ञान, मनोवृत्ति, समाज, संस्कृति, वातावरण और भाषा इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जब दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी वे अपने मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ लगाते हैं, ये कारण है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो यहाँ पर हमको दो ऐसे शब्दों को भरना है फ्रेंड कि जो ये हमारी ये जो सेंटेंस है ये कवर हो जाए, जो इससे रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि ये पूर्ण हो जाए सेंटेंस, जिसको हम अगर पढ़ें बाद में तो वो लगे कि हाँ ये सही फिट हो रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है, सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल या निष्क्रिय सामाजिक। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चंस की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारा सबसे सही है। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि क्यों सही है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर अधिगम करे। ठीक है फ्रेंड्स, तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बच्चों के मनोनुकूल, सहज व सरल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब आइए यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। फिर विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक जो है सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। ठीक है फ्रेंड, विद्यार्थियों को सीखना कि सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। फिर डी ऑप्शन है, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो हमारा जो फ्रेंड्स प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए है वो सबसे सटीक है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप में चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए हमें ताकि वह पुनः स्मरण करने में सरल हो। ठीक है फ्रेंड। अब इसको व्याख्या सहित भी और देख लेते हैं फ्रेंड कि प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले। ठीक है, तथा विषय वस्तु भी तार्किक एवं उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, यानी उसका जो विषय वस्तु जो है वो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। ठीक है फ्रेंड, इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक विषय वस्तु को तार्किक एवं संगठित रूप से प्रस्तुत करे, जिससे विद्यार्थी उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से सहचर स्थापित कर अधिगम को सफल बनाए। ठीक है फ्रेंड। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनसे वो क्या कर लें, अपनी समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर ले। तो क्या है, प्रश्न पूछना, तर्क करना या निर्णय लेना। फिर है बी ऑप्शंस, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक और प्रत्यास्मरण, रटना समझना। देखिए फ्रेंड, रटना और समझना या रटना इसमें आ गया, अगर ये रटना ना होता तो हो सकता है ये अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर रटना आ गया तो इस वजह से ये हमारा ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर हो गया यहाँ पर ड्रिल और अभ्यास। तो ड्रिल अभ्यास भी कैसे फ्रेंड,
फिर यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, तो हमारा ए ऑप्शन लग रहा है फ्रेंड, अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो इस पे ये समस्या समाधान कौशल हो सकता है कि वो ठीक हो। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारा सही है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो उन्हें ऐसे अधिगम प्रक्रिया में लगना चाहिए जिसमें वे सक्रिय रूप से भाग लेकर, जैसे सवाल पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना आदि गतिविधियों के द्वारा सीखे, ताकि उनमें क्या हो, समस्या समाधान, सामाजिकता, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति आदि में प्रवीणता आ सके। अब आइए फ्रेंड्स, हमारा नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो क्या कहता है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो उसकी बच्चों की बोली है वो अवधारणा को जानना वो क्या है, शिक्षक के योजना और रुकावट, शिक्षक शिक्षण में रुकावट पैदा करे, ऐसा तो कुछ नहीं। फिर है बी ऑप्शन है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता, ऐसा तो है ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षक का हौसला पस्त कर देगा किसी बच्चे की बोली। फिर है, दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया फ्रेंड यहीं से। फिर आइए देखिए सी ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। डी ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड कि क्या है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है फ्रेंड कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की बोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। आइए और व्याख्या सहित देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, शिक्षक कक्षा में प्रस्तावना कौशल के माध्यम में बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो अपनी प्रस्तावना कौशल, यानी आपने टीचिंग किया ही होगा फ्रेंड्स, आपने बीएड बीटीसी किया होगा तो उसमें टीचिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तत्पश्चात वह नए ज्ञान या पाठ्य वस्तु को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सार्थक रूप से प्रस्तुत करता है। क्या करता है, अपना वो विषय वस्तु को, यानी कि जो अगला टॉपिक उसको पढ़ाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात बच्चों की बोली, जो बोली होती है फ्रेंड, वो अवधारणाओं की जानकारी से शिक्षक शिक्षण को सार्थक तथा रोचक बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा तत्व है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो शिक्षार्थी की परिपक्वता प्रभावित करती है अधिगम को, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण भी अधिगम को प्रभावित करता है, और शिक्षण की युक्तियां भी अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड, और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी, जाहिर सी बात है कि शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, स्वस्थ है, तो वो क्या मतलब कि वो उस किसी चीज को सीख पाएगा, वो अधिगम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और फिर आइए इमोशनल डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए बच्चा इमोशनली वीक है या इमोशनली डिस्टर्ब है, तो क्या वो कंसंट्रेट कर पाएगा अपने अधिगम पर? नहीं कर पाएगा। तो ये चारों हमारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो हम चारों हमारे आंसर सही है। अब देख लेते हैं किसमें है फ्रेंड, बी ऑप्शन में ए बी सी डी दो चारों है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं, शिक्षार्थी की परिपक्वता भी चाहिए अधिगम को करने में, और शिक्षार्थी का उत्प्रेरण भी होना चाहिए, शिक्षार्थी शिक्षण की युक्तियां भी प्रभावित करती हैं अधिगम को, और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स की क्या कहता है हमारा सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम क्या होता है, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन और तथा साहचर्य करता है, वयस्क और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करता है, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण करना। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे सही है कि सार्थक अधिगम जो होता है हमारा, वो निजी अनुभव से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्व सक्रिय होकर सीखता है, यानी खुद सक्रिय होके वो किसी चीज को सीखता है। अतः निजी अनुभव से, अपने निजी अनुभव से ज्ञान का संरचना का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स की
विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयास को कैसे देखें और सुधार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, फिर विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर कक्षा में आते हैं। फिर डी ऑप्शंस देख लेते हैं कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा कर एंड यहाँ माफ कीजिएगा, मिस प्रिंट थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि स्कैन करते समय यहाँ पर कट गया है। तो फिलहाल देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक है? तो डी ऑप्शन हमें कुछ हद तक सही लग रहा है कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं या ऐसा कुछ है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब आप व्याख्या में देख लेंगे कि क्या है। देखिए फ्रेंड, हाँ डी है, कर सकते ही हैं, अपेक्षा कर सकते ही लिखा है फ्रेंड, वो कर। तो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए उनके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि उच्चतर स्तर के या निम्न स्तर के प्रश्न पूछने चाहिए। देखिए फ्रेंड, क्या कह रहा है व्याख्या में कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए उनके पाठ्यक्रम से संबंधित ये प्रभावशाली अधिगम अगर विद्यार्थी को हम कराने के लिए क्या करें, उनके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, उनके पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि उच्चतर स्तर के या निम्नवत स्तर के प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में क्या होता है, हीनता आती है। क्यों आती है हीनता? अगर मान लीजिए फ्रेंड, आपका बच्चा 6 क्लास का है, तो आप उसके 6 क्लास के चैप्टर से ही उसके क्वेश्चंस पूछेंगे ना, कि उसके हाई स्कूल के या इंटर के चैप्टर से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसमें क्या आएगा, जब आप हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा तो अपने आप को क्या करेगा, वहाँ हीनता और निरस्ता की भावना उसको क्लास में होगी कि नहीं, शर्मसार होगा बच्चा अलग। और आप वहाँ अपना ज्ञान का सीखी भगाने के लिए अगर मान लीजिए इस तरह की एक्टिविटी करके आपने क्वेश्चंस पूछ लिया, तो क्या होगा, बच्चा वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों से उनके ही पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, और वो भी ऐसे पूछने चाहिए प्रश्न, ना वो ज़्यादा उच्चतर स्तर के प्रश्न हो, ना ज़्यादा निम्नवत स्तर के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में हीनता आती है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, क्या कहता है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है फ्रेंड कि कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 ऑप्शंस में हमें कथन जो गलत है उसी को देखना है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक-ठाक मापन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, जिसका ठीक-ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुन्याय क्रिया से होता है। ठीक है। फिर डी ऑप्शन से प्रत्येक बच्चा विकास के चरण से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है फ्रेंड। तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मतलब कि वो परिमाणात्मक होती है। ठीक है, वो मात्रात्मक होती है। ठीक है, जबकि जो डेवलपमेंट होती है वो क्या, उसको उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, वो गुणात्मक होती है। जो डेवलपमेंट होती है वो गुणात्मक होती है, यानी क्वालिटेटिव होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला है कि देखिए जो 3 ऑप्शंस है हमारे यहाँ सही है और 1 ऑप्शंस गलत है। तो विकास से रिलेटेड यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कथन सत्य है वो देख लीजिए। देखिए क्या सत्य है कि विकास जो परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। और विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुन्याय क्रिया से होता है, बिल्कुल सही बात है ये। मैंने बताया भी है, अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछता है। और देख लीजिए आपके सामने एज़ अ प्रूफ है कि ये देख लीजिए 2016 में पूछा गया है प्रश्न। फिर डी ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरण से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो डी ऑप्शंस क्या है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। नहीं, परिमाणात्मक प्रक्रिया विकास नहीं है।
कि हम डेवलपमेंट को हम परिमाण मतलब नाप नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड? जिसका ठीक-ठाक मापन हो सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड। हम ग्रोथ का मापन कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते। हम उसको देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हाँ, कितनी उसकी देख के सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, बस। लेकिन उसको हम सही आँकड़ों में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है। आइए इसको हम व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि विकास का अर्थ व्यापक है। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको ये सारी वीडियो में मैंने क्लास लिया है फ्रेंड, उसमें मैंने ये सब पॉइंट बताया है। आप ना देखे हो उस पॉइंट वीडियो को तो जाके ज़रूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। विकास का अर्थ व्यापक है, शारीरिक विकास के साथ-साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक आदि विकास भी होते हैं। तो सही जो डेवलपमेंट में है वो सारे आ जाते हैं। कौन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट भी आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है और मोरल डेवलपमेंट भी आ जाता है। आदि विकास भी होते हैं। विकास के परिवर्तनों को सिर्फ़ अवलोकित किया जा सकता है। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर वही चीज़ कहा गया ना कि अवलोकित कर सकते हैं, यानी ऑब्ज़र्व कर सकते हो आप, अवलोकन कर सकते हो, उसको नाप-तौल नहीं सकते हैं आप डेवलपमेंट को। जैसे आंतरिक परिवर्तनों एवं योग्यताओं को केवल अवलोकित किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। मैंने वही पॉइंट बताया ना फ्रेंड्स कि डेवलपमेंट गुणात्मक होता है, ना कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक, यानी वो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स? बल्कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए फ्रेंड्स, हमारा 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुन्याय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स करके भी क्वेश्चंस दे देता है और लाइन दे देता है, तो आप इन चार ऑप्शंस में उसको फिट करके आसानी से आप बैठा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप उस चीज़ को पढ़े रहोगे कि इसमें ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये किसके विषय में बोल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड करके उस आंसर को वहाँ फिल कर सकते हो। तो देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ परिणाम जो कह रहा है कि विशिष्ट अनुन्याय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो किसके बारे में कह रहा है? तो यहाँ खोज पोषण के बारे में बोल रहा है कि चुनौतियाँ या सीमाएँ के बारे में बोल रहा है कि वंशानुगम पर्यावरण के बारे में बोल रहा है कि स्थिरता या परिवर्तन के बारे में बोल रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुन्याय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? आइए व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स? मोर्स एवं बिंगो का मत है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषताएं वंशानुक्रम और वातावरण की अनुन्याय क्रिया का फल है। तो ये फ्रेंड्स लाइन भी या थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि कि मान लीजिए लाइन भी कभी-कभी उठा के पूछ लेता है। अब देखिए ये लाइन ही तो पूछा है समझिए एक प्रकार से। और उसमें आपको उसमें भरना था कि वंशानुक्रम या वातावरण यानी पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स? तो कभी-कभी इस तरह से भी पूछ लेता है क्वेश्चंस, और अब तो ट्रेंड भाई हाई लेवल करेगा ही सीटेट, क्योंकि 2023 में पेपर दे रहे हो। ये 2016 का मैं क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज करेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जाने रहोगे, उसके बारे में जाने रहोगे तो आप उस चीज़ को पकड़ लोगे। इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुन्याय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारा कि 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ए ऑप्शन कह रहा है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सी ऑप्शन कह रहा है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारा सोशल डेवलपमेंट विद्यालय में भी जाके होता है फ्रेंड्स। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ऐसा भी बिल्कुल बहुत एकदम सरासर गलत बात है कि समाजीकरण की में खाली विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। ये भी गलत है फ्रेंड। और विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, ऐसा नहीं है। क्या बच्चा अपने परिवार से या खेल-कूद के अपने घर के बाहर खेल-कूद के या घर परिवार में रह के क्या उसका समाजीकरण नहीं होता है? वहीं से बच्चा सीखने लगता है, और कहा भी गया है कि प्रथम पाठशाला हमारे बच्चे की क्या है? हमारा घर है, परिवार है उसका। ठीक है? तो बी ऑप्शन है फ्रेंड कि विद्यालय का समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जो विद्यालय है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो बी ऑप्शन इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि विद्यालय जब
क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये पॉइंट याद रखिए कि हमारा जो विद्यालय है वो सामाजिक कार्यों के समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। तो वहाँ पर क्या करता है बालक? सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। धीरे-धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है, यानी कि अपना ग्रुप फ्रेंड सर्किल बन जाता है फ्रेंड्स। हम लोगों ने भी किया है, आप लोग भी कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आप लोग का भी होगा एक ग्रुप, हमारा भी ग्रुप है। तो इसी प्रकार से हर बच्चा सीखता है समाजीकरण, जो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है, क्योंकि बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। आइए फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड, जीन पियाजे से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। तो बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। बी ऑप्शन से पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। देख लेते हैं, दो ऑप्शंस और देख लेते हैं फ्रेंड्स की क्या कह रहा है हमारा। हाँ, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। फिर डी ऑप्शन है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बिल्कुल सही बात है। इन पियाजे के जो चरण बताए हैं, उस चरण को हम नहीं छोड़ सकते हैं डेवलपमेंट के डेवलपमेंट में, विकास में हम उस चरण को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी चरण वाइज चरण होता है। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है हमारा सबसे सही है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। अब देख लेते हैं व्याख्या सहित भी कि प्याजे साहब ने क्या बताया है। प्याजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी सभी जो बच्चे हैं वो हर स्टेप से गुजर के ही उनका उनके अंदर वो डेवलपमेंट होता है, और वो गुजरते ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड? अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को हम छोड़ नहीं सकते, ये प्याजे साहब ने कहा है, क्योंकि ये सभी चरण क्या है, निश्चित व स्थिर है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन ये आया प्याजे से और एक क्वेश्चन ये दोबारा यहाँ पूछा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए प्याजे से कितने इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे प्याजे, जीन प्याजे, कि भर भर के क्वेश्चंस पूछ रहा है कि नहीं, एक के बाद एक रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता। फिर बी ऑप्शन है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सी ऑप्शन है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है भी कि आउटवर्ड अपीयरेंस क्या होता है, भले हम चेंज कर दें लेकिन जो अंदर होता है उसका गुणधर्म, यानी कि जो अंदर उसका जो मटेरियल होता है। आपने जो जार वाला वीकर वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया फ्रेंड्स, अगर आपने जीन प्याजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फ्रेंड मेरी वीडियो जाके देखिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, और उसी से रिलेटेड देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप किया है सीटेट ने, और हर बार पूछता है, क्योंकि जीन प्याजे हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के बेस से। तो आप जीन प्याजे की अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप तुरंत आंसर कर पाओगे। तो देख लीजिए, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो ये ऑप्शन हमें सबसे सही लग रहा है, और ये ऑप्शन जीन प्याजे से रिलेटेड भी है। फिर डी ऑप्शन है परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, तो डी ऑप्शन है कि जो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिया है वो ये है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ठीक है फ्रेंड्स? यानी कि जो मैंने उदाहरण ये दिया नहीं था आपको बीकर वाले में कि दो बीकर में पानी है, एक में एक, फिर उसके बाद बच्चे से पूछा जाता है तो वो दोनों भाई पानी उसमें समान लेवल पे होते हैं, फिर पानी को देखे हुए फिर उसके बाद हमने बीकर को चेंज कर देते हैं, एक बीकर को लंबा कर देते हैं, उसका आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, और अंदर का जो मटेरियल है तो है लिक्विड रहता है वो सेम ही रहता है। तो जो लंबा वाला जार में उसको ज़्यादा ऊंचाई तक दिखाई देता है, तो अगर हम बच्चे से किसी अगर छोटा बच्चा है उससे हम पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा पानी है, तो वो लंबे वाले जार को बताएगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। तो उसका वो कंजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। तो फ्रेंड, अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी तो जाके मेरी वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जीन पियाजे की थ्योरी। अब
व्याख्या सहित भी आप देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स की प्रश्न में इसका व्याख्या क्या किया गया है कि जीन प्याजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये भी मिल गया आपको। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं हैं विचारों की विलोमिता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता, फिर पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर भी उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कंजर्वेशन, यानी बहुत छोटा बच्चा है तो कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पहुंच जाता है तो वहां पर वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाता है। यानी कि हम वो क्या समझने लगता है कि संरक्षण के नियम को वो समझने लगता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछा है। अगर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से स्टेज में कंजर्वेशन का या संरक्षण के प्रत्यय को बच्चा समझने लगता है, तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया आंसर कि मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन यानी संरक्षण के नियम को अच्छी तरीके से समझ जाता है। अगर उसको ये दिखाया जाए तो वो ये चीज जानता है कि नहीं, ये खाली इसका बाहरी अपीयरेंस चेंज हुआ है लेकिन जो उसका अंदर लिक्विड है वो सेम है, यानी कि बराबर है। यानी उसमें ना इसमें ज्यादा पानी लिक्विड है, ना इसमें ज्यादा लिक्विड है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा पानी है ना इसमें ज्यादा पानी है, यानी एक बराबर है। बशर्ते उसका जार बदल देने से क्या होगा, वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कंजर्वेशन या संरक्षण के नियम को किस अवस्था में बच्चा जान जाता है, मूल संख्यात्मक अवस्था में जान जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हावर्ड गार्डनर, मैंने ये भी थ्योरी आपको कंप्लीट कर दिया। और आप देख लीजिए फ्रेंड, जितना भी मैंने पोर्शन थ्योरी का करा है उसमें हर थ्योरी से एक क्वेश्चंस पूछ रहा है, या किसी में 2 क्वेश्चंस पूछ लिया, किसी में 3 पूछा। कभी कभी क्या होगा कि वन बाय वन का 3-4 क्वेश्चंस एक साथ ही एक ही राइटर से उठा के पूछ लिया है। तो देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देख लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हम गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं और उससे संबंधित कौन आते हैं वो देख लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो संगीतात्मक कौन होता है फ्रेंड्स, संगीतात्मक बुद्धि में कौन आते हैं? तो हमारा जो संगीतात्मक बुद्धि में आता है फ्रेंड्स, तो वायलिन वादक आता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संगीतात्मक बुद्धि वाले। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए भाषिक में कौन आता है फ्रेंड। तो भाषिक में हमारे कवि साहब आ जाएंगे कि भाई उनको लैंग्वेज पे जब पकड़ होगी तभी तो वो कविता कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फिर अंतर वैयक्तिक, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, जिसे हम इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आता है मूर्तिकार इसमें। ठीक है, फिर स्थानिक बुद्धि में कौन आता है फ्रेंड्स, खिलाड़ी आते हैं। और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने थ्योरी पोर्शन में बताया है फ्रेंड, आप जाके देखिए। टू द पॉइंट बताया हूँ, देख लीजिए टू द पॉइंट से ही क्वेश्चन आया है। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे सही है। अब आइए इसको व्याख्या साइड भी देख लेते हैं फ्रेंड। तो संगीतात्मक बुद्धि में कौन आते हैं, वायलिन वादक आते हैं, भाषिक में कवि आते हैं, अंतर वैयक्तिक में मूर्तिकार आता है और स्थानिक में खिलाड़ी आते हैं। अब देख लीजिए लियो वाइगोत्स्की के अनुसार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। देख लीजिए थ्योरी से जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट हैं वो देखिए पूछा है कि नहीं क्वेश्चंस फ्रेंड। आप अभी भी जाके समय, कुछ नहीं बिगड़ा है फ्रेंड्स, आप जाके मेरी थ्योरी पोर्शन की जितनी भी मैंने थ्योरी पोर्शन की क्लास लिया है आप जाके उसको एक बार देखिए और बार बार सुनिए। आपका तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड और आप क्वेश्चंस का आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार क्या है कि बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। फिर लेवाइगोस्की क्या कहते हैं, वयस्कों और स्थान साथियों से अन्योन्याय करने का भाषा क्या होता है फ्रेंड, भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर होता है सी ऑप्शन से कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी कि जो भाषिक विकास होता है वो मानव चिंतन के स्वभाव को क्या कर देता है, बदल देता है। यानी कि भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। अब देखिए लेविगोस्की के अनुसार क्या कहा गया है कि बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। कि फिर भी है वयस्कों और साथियों से अनुन्याय क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है सी ऑप्शन से भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है।
तो ये सही बात है फ्रेंड कि भाषिक जो विकास होता है वो मानव की सोच को यानी चिंतन को या सोचने सोचने की प्रक्रिया के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं थोड़ा कि जो लियो वाइगोत्स्की महोदय हैं उनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया क्या है, प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि भाषा का जो विकास है मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अब देख लीजिए लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछ लिया है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपको कोहलबर्ग की थ्योरी कराई है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। और ये मत सोचिए कि फ्रेंड कि 2023 में पेपर होगा तो हो सकता है इससे नहीं पूछेगा। ये सब ऐसे राइटर्स थ्योरिस्ट हैं फ्रेंड्स कि इससे हर बार सीटेड क्वेश्चंस उठा के पूछता ही पूछता है, तो आपका क्वेश्चन एक नंबर फिक्स है। आप जाके कर लीजिए, अभी भी टाइम नहीं गुजरा है फ्रेंड, आप आराम से जाके कर सकते हैं। लॉरेंस सॉरी फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पेट पले हुए हैं तो वो थोड़ा सा अभी कोई लग रहा है तो उस वजह से तो आप डिस्टर्ब हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 20वां क्वेश्चंस क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन है कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। फिर बी ऑप्शन है कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सी ऑप्शन से अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने प्याजे के सिद्धांत को यानी जीन प्याजे के सिद्धांत को दोहराया है। और फिर डी ऑप्शन से कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो सी ऑप्शन हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स कि जीन प्याजे जो का जो सिद्धांत है उसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोहराया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने जीन प्याजे के सिद्धांत को दोहराया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कई विसंगतियों को लेकर आलोचना की जाती है। इसी में से एक यह भी है कि इन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही दोहरा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो ए ऑप्शन है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। फिर बी ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। फिर सी ऑप्शन से शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। डी ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है फ्रेंड वो सबसे सही ऑप्शन है कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि अधिगम के आकलन के माध्यम से का व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अधिगम के आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम के मूल्यों को स्वीकार करने व उसके किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उसके पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्ट को समझ का भी आकलन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। फिर शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, आदेश ऑर्डर तो देना नहीं है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। फिर बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाजों को प्रमुखता देना। फिर बी ऑप्शन देख लेते हैं कि निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ठीक है फ्रेंड्स,
तो कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो डी ऑप्शन निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम करना, ये हमारा डी ऑप्शन फ्रेंड्स की। एक मिनट फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। हाँ फ्रेंड्स, ये कि एक मिनट और नीचे 26, सॉरी फ्रेंड्स, कि बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाजों को प्रमुखता देना, यानी कि उनके बच्चों को क्या है, जो अनुभव है उसको उसको उनके अनुभव को हमें क्या देना है, प्रमुखता देना है, यानी कि तवज्जो देना है, फिर और उनकी आवाजों को प्रमुखता देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जिसमें बालक के रुचि, अनुभव यानी रुचि, फ्रेंड सॉरी फ्रेंड, रुचि, योग्यता, अनुभव आदि को महत्व दिया जाता है। यानी कि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होता है, उसमें हम बच्चों के इन चीजों पर हमको महत्व देना है। किस पे महत्व देना है? रुचि पर, योग्यता पर और अनुभव पर को महत्व देना है बच्चों के। और इसकी संकल्पना रूसो ने की थी, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसकी संकल्पना किसने की थी? रूसो ने की थी। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं ये, या फिर बी ऑप्शंस में वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा या विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये भी सब मैंने थ्योरी में एकदम पूरी अच्छे से कराया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लीजिए, वहां से उस पॉइंट से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है। तो सी ऑप्शंस क्या है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शंस हम, और डी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सी ऑप्शन हमारा सबसे सही है कि पियाजे कहता है कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। और वाइगोत्स्की कहता है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार पहले विचार, यानी कि पियाजे ने कहा है पहले थॉट जन्म लेता है फिर उसके बाद लैंग्वेज आती है, और वाइगोत्स्की वही कहता है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। तो ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रेंड पूछा है और मैंने ये टॉपिक कराया भी है थ्योरी में, और वहां से देखिए क्वेश्चन पूछा भी है। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? देख लीजिए फ्रेंड्स, और एक जेंडर बाइट से और स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन हमेशा आया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस कि बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, बी ऑप्शंस लिंग समरूपता, सी ऑप्शन लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता धारणा, फिर लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो सी ऑप्शन हमारा सबसे सही है कि लड़कों और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता धारणा हो जो है यहाँ पर बताई जा रही है। आप इसको व्याख्या सहित भी देख लो थोड़ा सा, यहाँ ज्यादा व्याख्या नहीं दी है लेकिन फ्रेंड्स ये जाने रही है। प्रश्नों में दिए गए उदाहरण से यह स्पष्ट है कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आकलन से विद्यार्थियों को क्या होता है? विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियां और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। फिर आकलन क्या करता है? आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है? आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। तो ए ऑप्शंस, ए, ये चारों में से ए ऑप्शन सही लग रहा है फ्रेंड्स, और सी ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। देख लेते हैं ए और सी किस में है फ्रेंड्स। तो हमारा ए ऑप्शंस में ए और सी है। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों के शक्तियों, कमियों को देखकर तदनुसार उनका मार्गदर्शन कर सके। ठीक है फ्रेंड, इसलिए असेसमेंट बहुत जरूरी है।
इसलिए आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। फिर बी ऑप्शंस, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। सी ऑप्शंस क्या है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। और डी ऑप्शंस क्या है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स हमारा, कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्याख्या सहित भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। ठीक है फ्रेंड्स। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स हमारा, कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। वांछित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। फिर क्या है, समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। डी ऑप्शंस क्या है फ्रेंड्स, कि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन हमारा सबसे सही है। हम इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक विद्यालय की एक निश्चित परिपाटी के अनुसार शिक्षण कार्य करता है जिसमें कुछ ऐसी चीजों जैसे सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आदि की अनदेखी कर जो छात्रों में हीनता या अहम की भावना पैदा करती है, एक ऐसे सार्वभौम तरीके से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है जो सभी बच्चों के लिए सुलभ व सर्वमान्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि क्या कहता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, ये डिफिनेशन से हमारा जो डिफिनेशन है उससे क्वेश्चंस पूछ लिया है कि उससे रिलेटेड क्या होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की जो निम्नलिखित विकास के सिद्धांत यानी जो सिद्धांत है फ्रेंड्स उससे पूछ लिया है फ्रेंड्स मतलब क्वेश्चंस। और ये सिद्धांत भी शायद मैंने कराया है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए फ्रेंड्स, मैंने कराया है, मुझे याद आ गया, मैंने कराया है फ्रेंड्स। सिद्धांत से थ्योरी से जो सिद्धांत हैं डेवलपमेंट के, उस सिद्धांत से देखिए क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर दिया। तो सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। अब देख लेते हैं सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत में जो उससे रिलेटेड वर्णन है वो उसको हम मिलान करेंगे यहाँ पर। तो समीप दूराभिमुख दिशा और सीधा सिर पदाभिमुख दिशा। तो सिरा समीप दूराभिमुख दिशा, इसमें क्या है, बच्चे विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से पढ़ते हैं ऐसा। तो जो सिरा पदाभिमुख, देखिए मैं आपको यहाँ से तुरंत पकड़ में आ जाए, जो सिर पदाभिमुख दिशा होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं, जिसमें क्या होता है कि जिसे हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, यानी किसी अकेले बच्चों में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र के अपेक्ष दूसरी में भिन्न हो सकती है। फिर अंतर व्यक्तिक भिन्नता यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ये हो गया है फ्रेंड्स की शरीर के अंदर से बाहर की ओर, यानी कि ये हो गया इसका। ठीक है फ्रेंड्स। अब दो ऑप्शंस मिल गए हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि एक मिनट, बी का दूसरा और वन का ए। एक मिनट देखिए, वन का ए देख ले, समीप ए हो गया ना, ए ए है ना फ्रेंड्स। और यहाँ एक ऑप्शन पांचवा भी दिया है, सरल से जटिल की ओर।
तो देख लीजिए, समीप दूराभिमुख सिद्धांत शरीर से केंद्र की ओर, मैंने सही लगाया है, बिल्कुल सही लगाया फ्रेंड। समीप दूराभिमुख दिशा शरीर के केंद्र की ओर, और जो सिरा पदाभिमुख दिशा उसका जो सिद्धांत है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा सिर से पैर की तरफ होता है। तो ए का चौथा और बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा किसमें है? ए का चौथा बी का दूसरा, देखिए ए में मिल गया फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर है। तो अब इसका यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या सहित भी, कि समीप दूराभिमुख दिशा, यानी अगर फ्रेंड्स अगर आपको दो तीन भी अगर उसका से रिलेटेड ऑप्शंस में वो पता है तो आप उसको एलिमिनेट करके तुरंत आंसर पे पकड़ लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो समीप दूराभिमुख दिशा में क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होता है हमारा, यानी कि इनर टू आउटवर्ड हमारा डेवलपमेंट होता है। और सिरापदाभिमुख शिक्षा किसे कहते हैं, जिसमें सिर से पैर यानी हेड टू टो जो डेवलपमेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सिरापदाभिमुख शिक्षा के नाम से या सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होता है, जिसे हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इसमें विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। यानी इंट्रा मने क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें खुद, यानी कि हम जब दूसरों के उसके बारे में ध्यान रख के कोई चीज करते हैं तो उसमें वो किसमें आता है, इंट्रा व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है उसमें, वो इंट्रापर्सनल में आते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इंटरपर्सनल में क्या होता है, यानी अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं में क्या होता है, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या कहते हैं, संज्ञान और संवेग यानी कॉग्निटिव और इमोशनल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संवेग जो संज्ञान को प्रभावित करता है, किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। आप देख लेते हैं बी ऑप्शन क्या है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये ऑप्शंस। लेकिन आप दो ऑप्शंस और भी पढ़ लेते हैं, शायद इससे अच्छा ऑप्शंस मिल जाए। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर अगर हमारा संज्ञान प्रभावित होगा तो संवेग ऑटोमेटिक प्रभावित होगा, अगर संवेग हमारा प्रभावित होगा तो संज्ञान पे इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सबसे सही है। तो इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि मनुष्य शिशुअवस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है, जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है और उसमें संज्ञानात्मक समझ विकसित होती है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे वह संवेगात्मक क्रियाओं में शोधन व नियंत्रण करने लगता है। यानी फिर वो क्या होता है, जब उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर डेवलप होने जाती है तो फिर क्या वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लगता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हर समय अगर किसी चीज की जिद ठान लेते हैं तो फिर क्या वो रोने, उस चीज को जिद पकड़ के रोने लगते हैं, घंटों रो के उस चीज को मनवा के या अपना वो करके, मतलब कि वो नहीं मानते, अगर उनको समझाओगे भी तो वो अपने रोने के आगे उस चीज को जीत लेते हैं। फिर क्या है, वही बच्चा जब अब धीरे धीरे 10-12 साल का हो जाता है या 11-14-15 साल का के करीब लमसम मतलब कि बढ़ जाता है या एज में हो जाता है, तो वो बच्चा किसी चीज को अगर मांगता है तो फिर रो के नहीं मांगता, फिर वो अगर एक बार बोलेगा, अगर उसको मना कर दिया जाएगा या कह दिया जाएगा तो वो रोएगा नहीं, इस पे वो अपनी प्रतिक्रिया रो के नहीं देगा, वो मान जाएगा उस चीज को, बहुत पोलाइट मतलब कि आराम से समझ जाएगा, मतलब हर उस तरह नहीं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जिद कर लेंगे, रोएंगे, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 8-9 साल 11-12 साल का बच्चा हो जाएगा, तो वो उस चीज को समझेगा, वहां पर रो के प्रतिक्रिया नहीं देगा फिर। तो वही चीज यहाँ पर कहने का सेंस है कि जो फिर जब वो संज्ञानात्मक समझ इसके अंदर विकसित होने लगती है तो वो बच्चा क्या होता है, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाता है। इसी प्रकार को संज्ञानात्मक विकास को संवेग भी प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञान एवं संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये फ्रेंड्स 30वां क्वेश्चन क्या है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समावेशकों से सीखना। तो ए ऑप्शन से क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन से केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन क्या है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। डी ऑप्शंस क्या है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स। व्याख्या भी देख लेते हैं।
कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समावेशकों से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समावेशकों की स्वीकार्यता बढ़े। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे में धीरे-धीरे करके मैं क्वेश्चंस आपके सीरीज कंटिन्यू करता रहूँगा फ्रेंड्स, ताकि आपका प्रिपेयर अच्छा जाए और आपकी प्रैक्टिस सेशन अच्छी हो सके। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।